Now we will discuss question number 23. Question number 23 says, if the potential difference between the ends of a wire of a fixed resistance is doubled, by how much does the electrical power increases? So question number 23 पढ़ के हमें यह समझ आता है is that in this question हमें एक वायर के बारे में बात करनी है, हमें एक वायर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है और साथ ही उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है उसके बारे में बात करनी है. So now he is asking that by how much does the electrical power increases? So what does this mean? How much? How much का means यहाँ पे हो सकता है मे बी पॉसिबल यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा हो कि इलेक्ट्रिकल पावर कितने टाइम्स बढ़ जाएगी. मे बी पॉसिबल यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा हो कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी. सो हम इस क्वेश्चन में दोनों आंसर देंगे बिकॉज मे बी पॉसिबल इन एग्जाम आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज डबल्ड बाय हाउ मच परसेंट does the electrical power increases or by how much times the electrical power increases. तो हम दोनों ही वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले let us draw a electrical wire. So हमने सबसे पहले एक AB electrical wire draw कर लिया. Now this wire has a resistance, let us say R. इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R. और इस R रेजिस्टेंस के वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट अस से V. हमने इस वायर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया V. नाउ सो यहां पे पावर की बात कर रहा है. सो याद कीजिए हमने पावर के बारे में पढ़ा था तो पावर के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे. That is power is equals to voltage into current, power is equals to I times square, that is square of the current into resistance, and power is equals to voltage का square divided by resistance. क्योंकि पावर के 3 फॉर्मूले हैं इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को देख के डिसीजन लेना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए, विच फॉर्मूला वी शुड अप्लाई. ये चीज का डिसीजन आप क्वेश्चन पढ़ के ही ले सकते हैं. ओके सो इन दिस क्वेश्चन हमें रेजिस्टेंस की बात करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है. सो ऑब्वियसली वी विल गोइंग टू यूज द फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. हमें कौन सी पावर यूज करनी है? पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. ओके सो नाउ दिस पावर V स्क्वायर अपॉन R, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है सो वोल्टेज का स्क्वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस R है सो इट इज R. सो लेट अस डिनोट दिस पावर एज PI. PI इज द इनिशियल पावर. PI को हम इनिशियल पावर कह देते हैं कि इनिशियली इलेक्ट्रिक पावर जो इस रेजिस्टर की है इस वायर की है दैट इज PI एंड दिस PI इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. नाउ फिर हमने क्या करा, हमने जो चेंज किया इस इलेक्ट्रिकल वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया. हमने यह चेंज किया. क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो. व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस तो इस वायर की प्रॉपर्टी है. सो इसीलिए अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे भी सो इट डजंट मीन कि यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगा. रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, करंट चेंज होगा. ओके सो वोल्टेज को डबल करने पर भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो R ही रहेगा. सो लेट अस से P फाइनल दैट इज द फाइनल पावर इज इक्वल्स टू 2V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. इसे हम कह देते हैं फाइनल पावर, जो पावर वोल्टेज बढ़ाने पे आएगी. जब आप इस PF इज इक्वल्स टू 2V स्क्वायर अपॉन R को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. नाउ व्हाट इज V स्क्वायर अपॉन R? V स्क्वायर अपॉन R इज power initial. So we will say that
the final power Pf is equals to 4 times of power initial. कितना हो जाएगा? 4 times of power initial. So it means हमारी पावर कितने टाइम्स बढ़ गई? हमारी पावर 4 टाइम्स बढ़ गई. अगर पहले यह वायर कुछ लेट से 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा था, सो यहाँ पे जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डबल करा तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? इट विल बी 400 वॉट. ओके, अगर यह पावर 10 वॉट था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 वॉट्स. इस तरह से 4 टाइम्स पावर हो जाएगी. सो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने टाइम्स पावर बढ़ेगी, सो वी विल से द पावर विल बिकम 4 टाइम्स. क्या कहेंगे हम? दैट पावर will become 4 times. Now this is the power. यह तो पावर 4 times हुई है in terms of multiplication. हमने इसको multiplication के terms में बोला, respective terms में बोला. Now let us calculate the percentage change or percentage increase in power. Percentage increase in power हम कैसे calculate करेंगे? We will calculate power final minus power initial divided by power initial into 100. Power final की जगह हम 4 times power initial लिख सकते हैं, minus power initial को as it is छोड़ दीजिए, divided by power initial into 100. So you will get this 4 pi minus pi is 3 pi. 3 pi upon pi में pi cancel हो जाएगा and you will get 300%. So we will say that power is increased by 300%. पावर कितनी हो जाएगी? 300% से इंक्रीज हो जाएगी. और वी कैन से दैट पावर हैज बिकम 400% of initial power. जो इनिशियली पावर कंजम्पशन हो रहा था उसकी 400% पावर हो जाएगी. देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं. हम पहले तो 300% जो कह रहे हैं, दिस 300% इज इंक्रीज. जो पावर में इंक्रीज होगा वह 300% है, लेकिन फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू की 400 गुना. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 रुपए है, अगर मैं उसे 300% से इंक्रीज करूंगा तो कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए बढ़ जाएंगे और 1 + 3 4 रुपए हो जाएंगे. अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैं मेरे रुपीस को 400% कर दूंगा, सो इसका मतलब मैं 1 रुपए को 4 गुना कर दूंगा. ओके, सो यह दोनों टर्म परसेंटेज रेशियोज में आपने इसे पढ़ा होगा मैथ्स में, उसे ही निकाली गई है. सो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. आपको या तो टाइम्स में पूछ सकता है या परसेंटेज वाइज में भी मे बी पॉसिबल परसेंटेज इंक्रीज पूछ ले, और मे बी पॉसिबल फाइनल वैल्यू कितना परसेंट हो गई इनिशियल वैल्यू का, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. सो 23 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 says state whether an electric heater will consume more electric energy or less electric energy per second when the length of its heating element is reduced. Give reasons for your answer. Question says कि एक इलेक्ट्रिक हीटर आपके पास है. अब इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? हमने सुना है नाइक्रोम नाम का एक एलिमेंट लगाया जाता है. नाइक्रोम इज अ हीटर. नाइक्रोम में जब हम करंट पास करते हैं सो इट स्टार्ट्स हीटिंग अप, इट स्टार्ट्स एमिटिंग हीट. वह हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने इसे पढ़ा है. हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला यह मटेरियल होता है. सो ही इज आस्किंग कि अगर मैं उस मटेरियल की लेंथ को कम कर दूं, अगर मैं उस मटेरियल की लेंथ को कम कर देता हूं, इन दैट केस यू नीड टू टेल कि लेंथ कम करने से जो पावर है, जो एनर्जी लॉस है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन, वह प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा. किस तरह से
उस एनर्जी प्रोडक्शन में, उस हीट प्रोडक्शन में इफेक्ट आएगा अगर मैं उस हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को चेंज करता हूं। अगर आप हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम की बात करें, या कोई से भी हीटिंग एलिमेंट की बात करें, one thing is very common in all the heating elements or in all the substances is that length is directly proportional to resistance। यह क्वेश्चन पढ़ के एक चीज तो हमें समझ में आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस वहीं पे होगा जहां पे रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। जहां पे रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। रेजिस्टेंस अगर पिक्चर में आ रहा है, रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड रेजिस्टिविटी, एरिया, उसकी लेंथ, यह सभी टर्म्स भी पिक्चर में आएंगी। लेकिन हमें स्पेसिफिकली यहां पे उस एलिमेंट की लेंथ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट है। हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है माइंड में, दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप अगर लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ओके, अगर आपने लेंथ घटाई तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। नाउ, अब इलेक्ट्रिक हीटर जो आप यूज करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर जो घर में यूज होता है, that electric heater works on a electric heater on a constant potential difference। जो इलेक्ट्रिक हीटर घर में यूज होता है, that heater works on a constant potential difference। जो 220 वोल्ट्स की सप्लाई हमारे घर में आती है, दैट सप्लाई इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक हीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वह पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है। पोटेंशियल डिफरेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा। नाउ, अब हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलेट करना है किससे? इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलेट करना है रेजिस्टेंस से। इलेक्ट्रिक एनर्जी को रेजिस्टेंस से रिलेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूले हैं। देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। यह तीन फॉर्मूले आपके पास हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, लेकिन कौन सा फॉर्मूला इस सिचुएशन में यूज करना है, ये चीज हमें समझनी है। नाउ देखिए, let us say this is the heating element of heater। हम मान लेते हैं कि यह एलिमेंट है, this is heating element। ए बी। इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज अ कांस्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग? I am saying that VAB is a constant। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी नहीं करेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे जो घर में सप्लाई आ रही है वह सप्लाई 220 वोल्ट्स की है और वह सप्लाई हमेशा मेंटेन रहेगी 230 वोल्ट्स की। यहां पे यू नीड टू रिमेंबर इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस में छेड़छाड़ नहीं होना। फिर छेड़छाड़ किस में होना है, फिर चेंजेस किस में आने हैं? तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, दैट V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R। अगर V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है, इट मींस रेजिस्टेंस और करंट में वेरिएशन हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। ओके, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, अगर करंट चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बिकॉज V तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने ही नहीं वाला। यहां पे हमारी इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आती है, यहां पे डिसीजन मेकिंग आती है कि इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। देखिए, रिमेंबर दिस, हमें वह फॉर्मूला यूज करना है
हमें वह फॉर्मूला यूज करना है जिस फॉर्मूले में एक टर्म, कोई भी एक टर्म आइदर v, आइदर r और आइदर i कांस्टेंट हो, कोई भी एक टर्म। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये सिलेक्शन हो गया, आपको फॉर्मूला इस बेसिस पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी टर्म कांस्टेंट है, कोई एक टर्म कांस्टेंट होनी जरूरी है। इसका मतलब अगर हम इन तीन फॉर्मूले में देखें सो ये वाले फॉर्मूले में करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरी हो रहा है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है क्या? नो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर इसके लेंथ को मैंने चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो इट मींस यहां पे तो करंट भी वेरिएबल है और रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू चूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं चूज नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर हमें एक कंक्लूजन निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। सो फिर कौन सा यूज करें? दो फॉर्मूले हैं अभी भी, v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी इज इक्वल और E इज इक्वल टू v इंटू आई इंटू टी। नाउ जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व, यहां पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए। क्या क्वेश्चन में करंट के बारे में कुछ बात की गई है? नो, करंट के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इट मींस इन दो फॉर्मूले में हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे और करंट वाला फॉर्मूला नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती है, इस तरह के डाउट्स मन में आते हैं। सेम चीज हमने यहां पे भी की, हमने पावर में v स्क्वायर अपॉन आर सिलेक्ट किया, ना कि आई स्क्वायर इंटू आर और v इंटू आई, हमने सिर्फ v स्क्वायर अपॉन आर को सिलेक्ट किया। तो सेम चीज यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करेंगे या फिर पावर की बात करेंगे, दोनों ही केसेस में क्या है, तीन तीन फॉर्मूले हैं। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगेगा। दिस विल ये आपको ग्रैस्प हो जाएगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहां पे आई गेस समझ में आ गया होगा कि यह फॉर्मूला क्यों नेग्लेक्ट किया गया और यह फॉर्मूला क्यों नेग्लेक्ट किया गया। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वह है E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स टी। नाउ यूज दिस फॉर्मूला टू डिराइव योर कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में V इज अ कांस्टेंट। ओके, V क्या है? कांस्टेंट है। टाइम के बारे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, टाइम तो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही रहेगा, टाइम तो कम होना ही नहीं है। ठीक है, टाइम के लिए क्या लिखेंगे? विल ऑलवेज इंक्रीज। सो देखिए, टाइम बढ़ने से इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ कैसा है? अगर आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो सोचिए क्या होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को जब मैं कम करूंगा तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो इट मींस इफ R decreases then electrical energy, that is E, will increase। E के साथ क्या होगा? E will increase, E बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन when length of is, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है इलेक्ट्रिकल हीटर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वह एनर्जी बढ़ेगी या वह एनर्जी घटेगी। सो क्लियरली वी कैन से, अगर आपने इस एलिमेंट का लेंथ कम किया तो लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ओके, सो इफ R डिक्रीजेस देन E विल इंक्रीज। दिस इज द रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स में आंसर करेंगे। पहली लाइन तो आप यह लिखेंगे दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इंक्रीज, और सेकंड में आप ये रीजन देंगे दैट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E is equals to v square upon r into t, v is a constant, time will always increase and E and R has an inverse relation between them। इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी, रेजिस्टेंस कम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रीजनिंग क्वेश्चन अच्छे होते हैं
और डिफिकल्ट भी होते हैं। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट 25th। Okay, so now let us discuss question number 25. Two exactly similar heating resistances are to be used connected across a main supply to heat some water. Is more heat obtained per unit if they are connected in series or if they are connected in parallel? क्वेश्चन कह रहा है कि दो एग्जैक्टली एक जैसे हीटिंग रेजिस्टेंस हमारे पास है। हीटिंग रेजिस्टेंस मतलब जैसे कि नाइक्रोम के वायर, नाइक्रोम इज यूज्ड एज एन हीटिंग एलिमेंट। सो नाइक्रोम के दो वायर हमारे पास हैं जो कि बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस के हैं, और इन दोनों रेजिस्टेंस को हमें एक मेन पावर सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करना है। सो ही इज आस्किंग कि ज्यादा हीट किस केस में प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट, क्या वह ज्यादा हीट तब प्रोड्यूस करेंगे जब सीरीज में कनेक्टेड है, या फिर ज्यादा हीट तब प्रोड्यूस करेंगे जब वह पैरेलली कनेक्टेड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड अगेन। हम ये जानते हैं कि दो वायर्स हैं, ए बी और सी डी, दो रेजिस्टेंस एलिमेंट है और एक पावर सप्लाई है। इस तरह से एक पावर सप्लाई है ई एफ। इस पावर सप्लाई के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो तो V ही है। तो इनकेस अगर मैं इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करता हूं, लेट अस से ये दोनों इस तरह से रेजिस्टेंस है, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करता हूं दैट इज इन सीरीज, या फिर मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करता हूं दैट इज इन पैरेलल। सो दोनों ही केस में मेरे पास जो टोटल पोटेंशियल है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वह V ही रहेगा। दोनों ही सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही रहना है, बिकॉज पावर सप्लाई मैक्सिमम कितना पोटेंशियल दे सकती है V का, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना दे सकती है V का। तो जब मैं दो रेजिस्टेंसेस को किसी भी वे में कनेक्ट करूं तो जो सर्किट में टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल पोटेंशियल रहेगा, दैट विल रिमेन V ओनली। सो इट मींस दिस V इज अ कांस्टेंट। V एक कांस्टेंट है, V चेंज नहीं होने वाला। अगेन सेम थिंग, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट निकलेगी उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। इन तीनों फार्मूले में से हमें कौन सा यूज करना है, ये चीज का हमें सिलेक्शन करना है, ये चीज का हमें डिसीजन लेना है। और वह डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? पहला तो ये कि जो भी फॉर्मूला आप सिलेक्ट करो एटलीस्ट एक टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इन दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर दैट इज करंट, करंट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इस केस में करंट I1 फ्लो होगा, इस केस में करंट I2 फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग वे में कनेक्टेड है। सो दिस फॉर्मूला तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ फिर इन दोनों फॉर्मूले में हमें चूज करना है। सो चूज करने के लिए हम वह फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों टर्म्स, जिस टर्म्स के बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है वो सभी टर्म्स अपीयर हो रहे हैं। क्वेश्चन में करंट के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई, साफ साफ रेजिस्टेंस की बात कही गई है और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कही गई है। सो इट मींस यह फॉर्मूले भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो वी हैव ओनली दिस फॉर्मूला लेफ्ट। सो वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी जो डिसिपेट होगी, जो कंज्यूम होगी, वह एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा यह एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। ओके, तो कोई बात नहीं। फिर टाइम की बात करें, टाइम तो बढ़ना ही है, तो टाइम बढ़ने से ये तो बढ़ना ही बढ़ना है डेफिनेटली। लेकिन रेजिस्टेंस की जब हम बात करें, सो इन दिस केस एंड दिस केस कंपेयर द रेजिस्टेंस। इस
केस में लेट से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RS, और इस केस में लेट से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं RP. सो कैन आई राइट दैट RS विल बी ग्रेटर देन RP, बिकॉज ये पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है. सो बताइए किस में ज्यादा होना चाहिए रेजिस्टेंस? ऑब्वियस सी बात है सीरीज कनेक्शन में. सो इफ रेजिस्टेंस इज मोर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जो हीट एनर्जी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी. अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी. ओके, सो आई विल से दैट द टू elements or two resistance should be connected in parallel to main supply. पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए टू मेन सप्लाई टू गेट हमें क्या चाहिए, मोर हीट. ज्यादा हीट के लिए आपको दोनों ही रेजिस्टेंसेस को पैरेलली कनेक्ट करना होगा. अब देखिए यहां पे एक सवाल आता है मन में कि हमने तो सुना है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी डिसिपेशन भी ज्यादा होगा, तो सुपर कंडक्टर्स बनाए ही इसीलिए गए कि रेजिस्टेंस को कम किया जाए ताकि एनर्जी हीट जो लॉस हो रही है वह एनर्जी लॉस बच सके. लेकिन देखिए यहां पे एक चीज ऐसा है कि हीटिंग इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस. हीटिंग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, हीटिंग करंट पे भी डिपेंडेंट है. ओके, और करंट के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, सबसे बड़ी बात ये. सो इसीलिए जब हम इन दोनों सर्किट्स को कंपेयर करेंगे, सो इसमें जो I1 करंट आया है, दिस I1 करंट विल डिक्रीज. इसमें I2 करंट ज्यादा होगा I1 से, लेकिन क्योंकि हीटिंग देखिए करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जब करंट डिक्रीज होगा तो हीटिंग में ज्यादा डिक्रीज आएगा बजाय कि रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से. फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया, अगर रेजिस्टेंस को आप हाफ करेंगे सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो भी हाफ हो जाएगी. ओके, लेकिन अगर आपने करंट को हाफ किया सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/4 रह जाएगी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल रिमेन ओनली 1/4, एग्जैक्टली 1/4 हो जाएगी. इसीलिए करंट और रेजिस्टेंस दोनों को हमें साथ में लेके चलना है. अगर हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करते, इस फॉर्मूले से डिड्यूस करने की कोशिश करते, सो हमें किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं मिलता, बिकॉज करंट भी चेंज होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक बार सीरीज में है, एक बार पैरेलल में है. सो टू डिड्यूस द प्रॉपरली इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन करंट और चेंज इन पोटेंशियल, हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें एटलीस्ट एक टर्म तो कांस्टेंट हो. इसीलिए हमने V²/R को यूज किया. ओके, सो फॉर रीजन यू विल राइट दैट दिस रेजिस्टेंस विल बी लेस एंड the dissipation energy, the heat energy that is dissipated is more. इस क्वेश्चन में गिव रीजन में आप ये चीज लिख सकते हैं. So this is question number 25. Now let us discuss question number 27. Question number 27 says the resistivity does not change if number 1 material is changed. क्या मटेरियल चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती? होती है, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल. सो इसीलिए ऑप्शन ए तो गलत है. ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी सेज द टेम्परेचर इज चेंज. क्या टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी? टेम्परेचर चेंज करने से तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी बदलती है. हमने टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया था. ओके, सो इट मीन्स बी ऑप्शन इज रॉन्ग. द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज. आप जब रेजिस्टर का शेप चेंज करेंगे तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होती है? नो. हमने यह सीखा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. रेजिस्टेंस फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी एंड सेकंड इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. लेकिन क्या रेजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है? नो. रेजिस्टिविटी इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी.
सो रजिस्टर का शेप चेंज करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस बदल सकता है। ओके, सो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन डी, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, ओके, सी ऑप्शन इज नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टिविटी किस केस में चेंज नहीं होगी, तो मटेरियल का रेजिस्टर का शेप बदल दीजिए, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी क्या कहता है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। टेम्परेचर मटेरियल दोनों चेंज करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी तो बदलेगी ही। सो इसीलिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। वाई, बिकॉज शेप चेंज करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, रेजिस्टेंस बदलता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 27. Now let us discuss question number 28. Question number 28 is a numerical question. If in given figure R1 is equals to 10 ohms, R2 is equals to 40 ohms, R3 is equals to 30 ohms, R4 is 20 ohms, R5 is 60 ohms, and a 12 volt बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। एक 12 वोल्ट्स का बैटरी इस अरेंजमेंट से कनेक्ट हमने किया है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। बस सर्किट डायग्राम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई विल से दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आप ये चीज समझ जाएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है। ओके, सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, it is something like this. This is R3, R4 and this is R5. तो इस तरह से, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से सर्किट बनाया गया है। आपको निकालना है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज 12 वोल्ट्स। सो 12 वोल्ट्स की इस बैटरी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। नाउ सबसे पहले ये डिड्यूस करना जरूरी है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ये पता लगा लें कि कौन से दो पॉइंट्स हैं जो कि जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ से निकल रहा है और कहाँ से एंटर हो रहा है। जब तक हम इस चीज को डिड्यूस नहीं कर पाएंगे तब तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो देखिए, जो टर्मिनल बैटरी पे कनेक्टेड है, करंट ऑब्वियस सी बात है यहां से बनेगा, इस तरह से करंट विल फ्लो लाइक दिस, इस तरह से जाएगा और इस पॉइंट पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड हो गया, फिर आगे मूव करेगा और वापस से इधर आके इस पॉइंट पे आके मीट हो जाएगा। जब करंट इस पॉइंट पे मीट हुआ तो वापस से जो आई करंट फ्लो हो रहा था, दैट आई करंट विल फ्लो लाइक दिस, दिस करंट विल बी I1, दिस करंट विल बी I2, इस तरह से। नाउ दिस करंट विल मूव इन दिस एमीटर और यहां से निकल के इधर आएगा। अब देखिए, एमीटर जो है उसमें से सिर्फ करंट मेजर होगा और कुछ नहीं होगा। एमीटर करंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं क्रिएट करेगा। ओके, सो इस तरह से ये करंट यहां से आया, इस नोड पे आके करंट I3, I4 और I5 नाम के तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस करंट विल फ्लो लाइक दिस और I3, I4 एंड I5 इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे और वापस से एक करंट बना देंगे I, जो कि वापस इस बैटरी के अंदर चला जाएगा। सो सर्किट विल कंप्लीट लाइक दिस। सो करंट निकल कहां से रहा है? करंट निकल रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं।
और करंट एंटर हो रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम लेट से बी बोल देते हैं. सो वी नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. हमें किस दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में. सो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि these two resistances are connected in parallel. यह दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है. इसे हम नाम दे देते हैं RP1. और ये तीनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्टेड है. इसे हम नाम दे देते हैं RP2. सो RP1 और RP2 आर द टू सेट ऑफ रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इस सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे, सो दिस सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज द बैटरी. यहां पे एक RP1, दिस इज एमीटर, दिस इज RP2, और यहां पे ये स्विच. दिस इज RP1 and this is RP2. So this is the 12 volts battery, and this is point A and this is point B. So कुछ इस तरह से हमारा सर्किट दिखने लगेगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. Now we need to calculate the value of RP1. So value of RP1 will be calculated by using the formula of combination of resistors in parallel combination, parallel connection. Okay, so 1 upon RP1 will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Now what is the value of R1? R1 का वैल्यू है 1 upon 10 और R2 का वैल्यू है 1 upon R2 का वैल्यू है 40. So this will be 1 upon 10 plus 1 upon 40. So you need to calculate this. इसे हम calculate करते हैं. We will get RP1 is equals to 40 into 10 divided by 40 plus 10, that is 50. 0 and 0, this is 8. So you will get RP1 is equals to 8 ohms. So value of RP1 आ गई 8 ohms. Now what is the value of RP2? RP2 का भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. RP2 का वैल्यू हम इधर कैलकुलेट करते हैं. So 1 upon RP2 will be equals to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5. What is the value of R3? R3 का वैल्यू है 1 upon 30 plus 1 upon R4 is 1 upon 20 plus 1 upon R5 is 1 upon 60. 1 upon 60. Now the value of RP2 will be, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो LCM आ जाएगा 30 into 20 into 60 upon 30 into 20 plus 20 into 60 plus 30 into 60. So 30 into 60 और इस तरह से ये LCM आ जाएगा. So this will give you the value of RP2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. This is 30 into 20 into 60 divided by 3 into 2 is 6. तो ये हो जाएगा 600 plus this will become 1200 plus this will become 1800. So 1200 and 1800 will be 3000 and 3000 plus 600 will be 3600. So this will become 30 into 20 into 60 divided by 3600. So इसे सॉल्व करते हैं. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. 6 6 36 हो जाएगा. This 6 will cancel this 2 and 3 as 10. So RP2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10 ohms. So the value of RP2 is 10 ohms. Now if you observe carefully, जो करंट A पॉइंट से निकल रहा था इस तरह से, वो करंट RP1 से पास हो रहा था और RP1 से पास होते हुए सेम करंट पास हो रहा था RP2 से. सो इट मीन्स ये दोनों रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज.
तो इस सर्किट को हम और सिंप्लीफाई जब करेंगे, सो दिस सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। This is 12 volts battery, this is key, and this is RP1 plus RP2. Let us say this is RS. So value of RS कितना हो जाएगा? RP1 plus RP2. So RP1 is 8 ohms, this RP2 is 10 ohms. So 8 plus 10 will give you 18 ohms. So RS का वैल्यू आ गया 18 ohms. Okay? नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 18 ओम्स। अब सिंपली आपको करंट फाइंड आउट करना है। सो करंट कैसे फाइंड करेंगे? इसका वैल्यू हो गया 18 ओम्स। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 18 ओम्स। नाउ द करंट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द ओम्स लॉ दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन V इज 12 अपॉन 18। सो 3 4s are 12 and 3 6s are 18. This can be cancelled as 2 and 3. So the current is 2 upon 3 amperes. This is the value of current. So इस तरह से आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैंने कैलकुलेशन फास्ट में किया है, आप देख लीजिए कैलकुलेशन, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ओके, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। ये कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आपको खुद करना है। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। सो इस क्वेश्चन में हमने एक नई चीज सीखी, और वह ये कि जब भी हमें किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि करंट उस सर्किट में एंटर कहां से हो रहा है और फाइनली करंट उस सर्किट से निकल कहां रहा है। ओके, सो वह 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे A और B पॉइंट मिल गया। इसी तरह से आपको हर सर्किट में ढूंढना है कि कौन से पॉइंट से करंट एंटर होगा और कौन से पॉइंट से करंट बाहर निकलेगा। तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29, 30